हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए समसामयिक घटना चक्र से समान विज्ञान लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शक्ति का मात्रक है ऑप्शन ए हर्ट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाट। शक्ति का यह सही मात्रक वाट होता है, जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी वाट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपर्निकस, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ यह बराबर बल, m1 बराबर पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 बराबर दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r बराबर दोनों पिंडों के बीच की दूरी, g बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगती है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता। निष्कर्ष देखते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेव छोड़ा जाता है, तो वह ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी कम गति से गतिवान होगा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, ऑप्शन डी अधिक गति से गतिवान होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। निष्कर्ष देखते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार की गिर नहीं जाती क्योंकि ऑप्शन ए वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऑप्शन बी वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ऑप्शन सी इसका गुरुत्वाकर्षण के निम्नतम स्थिति में रहता हो, ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसे स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता ऑप्शन ए अब जितना है उसका 2 गुना,
ऑप्शन बी अब जितना है उसका 4 गुना। ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा गुना। ऑप्शन डी अब जितना है उसका आधा भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा भाग। माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F1 बराबर जी एस एम ई बाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, यम बराबर सूर्य का द्रव्यमान, एम ई बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो 4F2 बराबर F1, चूंकि F2 बराबर 1/4 F1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अपरिवर्तित होता है, ऑप्शन सी परिवर्तनशील होता है, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपरिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। निष्कर्ष देखते हैं। आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, ऑप्शन बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन डी कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, ऑप्शन बी भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, ऑप्शन सी भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टि नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है।
ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। निष्कर्ष देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी पिंड का भार ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ये यूपीपीसीएस प्रे 2006 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। निष्कर्ष देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मानव शरीर का भार होता है ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, ऑप्शन डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला नंबर गुरुत्व बल, दूसरा नंबर पिंड पर लगने वाले उत्प्रेरक बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेरक बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विरामावस्था d का विवरण किसमें सही दर्शित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधः स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय है। ऑप्शन ए √2h/g, ऑप्शन बी √2i/g, ऑप्शन सी 1/sin थीटा √2h/g, ऑप्शन डी sin थीटा √2h/g। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 19.6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 39.2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर ग्राम का मान है। ऑप्शन ए 0.5% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 0.5% कम हो जाएगा, ऑप्शन डी 2% कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ऑप्शन ए 550 सेमी प्रति स्क्वायर, ऑप्शन बी 750 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 950 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 980 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 980 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। निष्कर्ष देखते हैं। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। गुरुत्व जनित त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए 100/6 किग्रा, ऑप्शन बी 60 किग्रा, ऑप्शन सी 100 किग्रा, ऑप्शन डी 600 किग्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100 किग्रा। निष्कर्ष देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। भारहीनता होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित क्रम में है। ऑप्शन ए में देखते हैं रेडियम मैडम क्यूरी से संबंधित है। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से संबंधित है। एक्सरे WK सेंट जेन से संबंधित है। चेचक एडवर्ड जेनर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की। एक्सरे किरणों की खोज 1895 ईस्वी में विल्हेल्म के रोएंटजेन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते। ऑप्शन ए पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। ऑप्शन बी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ऑप्शन सी संपूर्ण सूर्यमंडल की चलायमान है। ऑप्शन डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। ऑप्शन बी, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वहीं रहेगा। ऑप्शन सी, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। निष्कर्ष देखते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन ए, उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। ऑप्शन बी, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो दोस्तों जो भी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। निष्कर्ष देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल और दूसरा है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्रदान कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण दाब आदि के उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है और ऐसे उपग्रह पृथ्वी से सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन डी, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन बी, रडार द्वारा। ऑप्शन सी, सोनार द्वारा। ऑप्शन डी, पल्सर द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल। ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कभी। ऑप्शन डी, कोई अन्य बल।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। प्रकृति के अज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। ऑप्शन सी, दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण है। ऑप्शन डी, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब, ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। ऑप्शन सी, समान वेग में ऊपर जा रही हो। ऑप्शन डी, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लोलक की कालावधि ऑप्शन ए, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन सी, समय के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन डी, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन ए, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन बी, कुंडली में घर्षण होता है। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन डी, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। एक लकड़ी झूले पर बैठी एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रडोल आवर्तकाल है। ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। निष्कर्ष देखते हैं। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में ऑप्शन ए, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है। ऑप्शन दो, हर आवर्तक में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, दोलक के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। ऑप्शन 4, समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले। इन कथनों में से कौन से सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन ए, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी, शीतकाल में। ऑप्शन सी, बसंत ऋतु में।
ऑप्शन डी वर्षा ऋतु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शीतकाल में। निष्कर्ष देखते हैं। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है ऑप्शन ए 15.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निष्कर्ष देखते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, ऑप्शन बी वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, ऑप्शन सी वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, ऑप्शन डी वह फट जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। निष्कर्ष देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स यू सो फॉर वेरी मच।